हेलो हेलो। आप सबों का स्वागत है हमारे संडे स्ट्रीच के स्पेशल वीडियो के अंदर। और आज देखो यार, हमारे साथ एक जादू हुआ है। एनसीआर रूट में जब सेलेक्ट किया हूँ ना, तो उम्मीद है आपको हाई क्वालिटी जितना आ सकता है उतना दें। देखो, वीकली ट्रेन इन्फॉर्मेशन है। ट्रेन नंबर 14112 बापू धाम एक्सप्रेस जो अभी अनलॉक है, इसके नीचे जस्ट ये देखो 14112 बापू धाम एक्सप्रेस, दोनों ही मतलब सेम ट्रेन नंबर है। तो अभी अपन जो जस्ट नीचे है भिड़गू एक्सप्रेस के नीचे बापू धाम, वो वाला खेल रहे हैं, जिसकी इन डिटेल प्रयागराज से बनारस ये ट्रेन जाएगी। तो इसकी अभी अपन गेम प्ले करने वाले हैं, बहुत ही शानदार होने वाला है। आप सबों का स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो जल्दी से आप सब आ जाइए। हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। आपको जो लिखना है, आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं वो जरूर लिखें, पर जय जवान जय किसान भी कमेंट में लिखें। और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे मरते हुए चैनल को थोड़ी सी तो सांसें दी। अभी एक दो सब्सक्राइबर करके बढ़ रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ आपके लिए कुछ बेहतरीन सी चीज़ें लाने का, पर अभी क्या लाऊं मुझे खुद नहीं पता। और अब देखो यार, मतलब ऐसा है कि जब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे समय पर फंसा हूँ। जब मेरे पास टाइम था ना, मतलब वीडियोस बनाने का, एडिट करने का, डालने का, तब यार चैनल एकदम डाउन था, बहुत डाउन था। अब जब चैनल हल्का सा सो के उठा कि हाँ भाई चलो देखते हैं दुनिया कैसा है ना, तो उस टाइम पे प्रयागराज जंक्शन पे अभी अपन खड़े हैं। ब्रेक रिलीज, थ्रोटल पूरा, फॉरवर्ड और सिग्नल का वेट कर रहे हैं। तो मेरा चैनल जब अभी आँख खोला ना, तो फिर ऐसा टाइम आ गया है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब अब मेरे पास उतने टाइम नहीं बचे कि अब मैं हर एक गेम को डाल सकूं या वीकली वीडियोस को कंटिन्यू कर सकूं। बट यार कुछ पाना है और इतना मेहनत किए हैं, तो इस चीज़ को यूँ ही छोड़ा भी तो नहीं जा सकता ना कि ऐसे ही छोड़ दे। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। खैर, आज के टॉपिक की यदि बात करें हम, तो आज का टॉपिक हम डेडिकेट करने वाले हैं इंडियन आर्मी को। वैसे हमने सोचा था कि ये टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे। गर्मियाँ बढ़ रही है, सर्दियाँ ज़्यादा हो रही है, ऐसे में क्या किया जाए, कैसे बचा जाए। पर मुझे लगता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर कुछ एक अच्छा सा बात किया जाए, अपने दिल की बात पहुंचाई जाए। यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रेम लैग हो रहा है, तो इस गेम का वो हमेशा से ही है। और चिंता मत करो, इस बार ट्रेन अपन रोक लेंगे, क्रैश नहीं होगा। देख रहे हो एकदम कितना धीरे 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 अपनी ट्रेन अराइव ले रही है। एकदम 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अराइवल लेते हुए हमारी ट्रेन। आपको तो मैंने सोचा इंडियन आर्मी के लिए इस पर कुछ डेडिकेट किया जाए। आपको मैं कहानी नहीं सुना रहा, एक लॉन्ग रन मिलता है तो अच्छा रहता है। तो चलिए यार, मैं एक इंडियन आर्मी के बारे में बात करना चाहता हूँ। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, नॉट स्पेशली आर्मी। कि क्या आपके पास कभी वो वीडियो आया है? क्या आप कभी ये सोच के देखे हो कि इंडियन आर्मी में जाना जो सपना होता है सबों का? भाई यार, यहाँ पे देख रहे कुछ काम ही नहीं कर रहा। ब्रेक 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 ब्रेक। सपना होता है किन्हीं लोग का, किन्हीं के देखोगे पिताजी भी आर्मी में थे, उनके बहुत फैमिली के काफ़ी सारे लोग आर्मी में होते हैं। अगला स्टॉप झूसी जंक्शन है, 4.25 किलोमीटर। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ एरर होने वाला है। एरर इन द सेंस कि नहीं, चलो ग्रीन सिग्नल तो मिल गया। मुझे ये लगा था कि यहाँ पे अपने ट्रेन को फ्रीज कर दिया जाए। मतलब किसी एक मिशन में ऐसा हुआ था मेरे साथ कि गेम प्ले ही पूरी फ्रीज हो गई थी। खैर चलिए बात को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यार इस चीज़ को देख के दुख होता है कि हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस में जितने भी लोग हैं
पहले जो एक मतलब परमानेंट सिलेक्शन होता था उसे अब रिड्यूस करके अग्निवीर स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया और उसके अंदर यह किया गया कि आप 5 साल के लिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद आप सेकेंडरी किसी भी डिपार्टमेंट में आपको प्रेफरेंस मिलता है और आपको एक अच्छे सम्मान से देखा जाता है क्योंकि आप देश की सेवा कर रहे होते हैं। बात सही है। और आपको कुछ मतलब 5 साल के बाद अमाउंट भी दिया जाएगा जब आप इंडियन आर्मी से लीव लीजिएगा। मुझे ये मतलब बताओ कोई कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम वो है ना जो जॉब सिक्योरिटी पहले इंडियन आर्मी में थी कि एक वंस अगर आप एक बार सेलेक्ट होते हैं तो वो परमानेंट रह जाता था, वो अब कम हो गया है। इससे तो भाई देखो दो चीज़ तो डेफिनेटली बहुत अच्छी हुई है जो कि मुझे लगता है। भाई यार ये क्या करूँ मैं, अपने डिस्प्ले का कभी कुछ काम ही नहीं करता है। देख रहे हो ऑर्बिट काम नहीं कर रहा है, लोको कैम, फ्रंट कैम, यस डेफिनेटली कुछ चीज़ें अच्छी हुई। तो अच्छी क्या चीज़ें हुई वो मैं बताना चाहता हूँ। एक पॉडकास्ट था, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि देखो अब मैं इंडियन आर्मी छोड़ना चाहता हूँ पर मैं आर्मी को छोड़ ही नहीं सकता। मतलब ऐसा कुछ था। उसके पीछे उन्होंने बहुत ढेर सारे लॉजिक्स बताए थे कि इंडियन आर्मी में मतलब वैसा कुछ खास फैसिलिटी नहीं है, अंडर रेटेड फैसिलिटी हैज़ कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट जॉब। उन्होंने उसमें यही एग्जांपल दिया था कि उनके एक रिश्तेदार हैं आरबीआई में, उन्हें प्लेटिनियम कार्ड मिला हुआ है खर्च करने के लिए वह, और जो आर्मी के पास कार्ड है उस पर लिमिट है। मतलब मैनी मच मोर थिंग्स। और कुछ लोग चाहते हैं कि अब मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ तो वो रिटायरमेंट उन्हें नहीं मिल पाता है आर्मी में, पता नहीं क्यों। भाई 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 बंद हो जाए यार। देख रहे हो ना ब्रेक लग रहा ना इंजन ही बंद हो रहा है यार। इतना गुस्सा चढ़ता है ना, मन करता है क्या से क्या करूं। हल्का सा थ्रोटल देते हैं। तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता तो मुझे इस चीज़ के लिए तो अच्छा लगा। पर दूसरा चीज़ क्या, जो अग्निवीर के थ्रू ज्वाइन किए, क्या उनके लिए फिर कोई स्कीम और कोई इसको बचे डिपार्टमेंट्स में क्या उन्हें प्रेफरेंस रेफरेंस कुछ मिला ऐसा? तो द आंसर इज आई थिंक नो। ऐसा क्या होता है, वो क्या होता है? तो देखो यार, सर्वप्रथम इंडियन आर्मी को एक तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा बात मैं इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए कहूँगा कि जैसा कि रसिया या यूक्रेन या बहुत सारी कंट्रीज़ में ये होता है कि कंपलसरी आपको आर्मी में सर्विस देनी होती है, तो वो यहाँ पे लागू किया जाए। आप जैसे भी सर्विस दे सकते हो लेकिन आपके पास एक बेसिक आर्मी ट्रेनिंग जो कि देश को इमरजेंसी के समय तैयार रखे, इसकी देनी चाहिए। दूसरी बात, देश में जितने भी लोग होते हैं यार, मैं सच कह रहा हूँ, उनके लिए कोई चीज़ कि मतलब मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे मेरे मुंह से ना शब्द गायब हो गए हैं लिटरली भाई, सच बोल रहा हूँ। मुंह में कुछ आ ही नहीं रहा बोलने को। एक तो उनके पेंशन्स को रोक दिया जाता है और एक हमारे नेता लोग हैं यार, वो अलग इंसान है। उनको पूरा पेंशन चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, सब्सिडी चाहिए, आने जाने का पास चाहिए। पर हमारे इंडियन आर्मी में पेंशन को ही ख़त्म कर दिया गया इसलिए कि डिफेंस बजट बढ़ सके। भाई अगर आपको डिफेंस बजट बढ़ाना है तो आप कम से कम नेता जो हमारे देश के प्रतिनिधित्व करते हैं उनको कहो ना कि वो अपना कुछ कंट्रीब्यूट करें। उनका कुछ सैलरी है, पार्ट ऑफ दिस सैलरी शुड बी कंट्रीब्यूटेड टू द कंट्री। उनके मतलब चीज़ों को बढ़ाओ ना, नेताओं के पेंशन को आधा करो ना। कोई एमपी एमएलए सांसद विधायक सीएम मतलब राजनीति में आता है तो उसे लाइफ टाइम जो पेंशन मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रहा है, उसको तो घटाओ मेरे भाई, उसे क्यों बढ़ा रहे हो? एक इंडियन आर्म फोर्सेस के वो लोग, मतलब मुझे नहीं पता कि जो एक ग्राउंड से लेके एक फाइटर जेट पायलट, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, ये लोग होते हैं, मतलब उन लोग को पेंशन मिलते हैं पर पेंशन कटा तो है बहुत ज़्यादा। तो फिर ये क्यों काटे यार? तुम्हें इतना मतलब लाले उड़े पड़े हैं। हम एक बच्चे जब जन्म लेता है
इस भारत की धरती पे सांस लेता है पहली बार, और जितना सामान खरीदता है उस सब पे वो जीएसटी दे रहा है। और उस जीएसटी के अंदर काफ़ी सारे टैक्सेस हैं। वो जब 1 घंटे का भी नहीं होता है ना, कुछ मिनटों का होता है, तब से लेकर 18 साल तक तो वो इतने हर सामान पे टैक्स दे रहा होता है जिसका तो सरकार कभी लेखा जोखा करती ही नहीं है। फिर भी तुम्हारे पास पैसों की फंड की कमी है और तुम आर्मी के पेंशन को रोक दिए, और नेताओं के लिए तुम्हारे पास एकदम कुबेर के खजाने आए पड़े हैं कि एकदम हाँ आप ले जाइए पेंशन, आपका पेंशन नहीं रुकना चाहिए, आप ना देश का बहुत भला कर रहे हैं। यार जितना एक एमपी एमएलए लोग पावर को एंजॉय करते हैं ना, उतना पावर तो मुझे नहीं लगता इंडियन आर्मी के मतलब बहुत हाई ग्रेड ऑफिसर्स को छोड़ के किन्हीं के पास है या होगा। आई डोंट नो, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। पर वाई तुम्हें पेंशन क्यों काटना है? तुम्हें तो पेंशन बढ़ाना चाहिए। तुम्हें तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और उनकी सैलरी तो यार एमपी एमएलए सबसे ज़्यादा होनी चाहिए देश में। यदि आई विल डिक्लेयर इफ़ आई विल बिकम द पीएम और प्रेसिडेंट, सबसे ज़्यादा सैलरी इंडियन आर्मी की ही होगी फ्रॉम अनदर ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट। सबसे टॉप लेवल सैलरी, मतलब जैसे नायक, सूबेदार या फिर जो भी लोग होते हैं, मुझे तो उतना टर्म नहीं पता, मतलब एक तो पता नहीं, दूसरा कोई बताता नहीं, और तीसरा मैं जिस तरीके से जानना चाहता हूँ उतना कोई खुल के नहीं बताता। और भाई अगर 5 मिनट की इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे 50 घंटे लगाने पड़े किसी चीज़ पे, तो वो काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बोला ना अभी मेरे पास टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए ऐसा करके। तो आप सुनिए मेरी बात। मैं कहा था इंडियन आर्मी का मतलब कोई भी जवान हो उसका बेसिक पे 80,000 होना चाहिए था, और एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे कम से कम 50,000 रुपया, जो कि अभी शायद 15-20 हज़ार रुपया है। और कुछ लोग को ना ये मिलिट्री सर्विस पे से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि इन्हें एमएसपी क्यों मिल रहा है, मिलिट्री सर्विस पे क्यों मिल रहा है, उन्हें वो नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हो ना, आपकी बात सही है। एक काम करो, इन लोगों को उठाओ, मेरी आर्म्ड फोर्सेस से रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को उठाइए। आपको जितनी फैसिलिटी मिलता है गन बंदूक दे के, एक बार इनको भेज दीजिए राजस्थान, सियाचिन, पीओके, मणिपुर, सब इन्हें पता चल जाएगा एमएसपी कितना ज़्यादा मिल रहा है। उस समय खुद कहेंगे हमें छोड़ दो, हमें मतलब वहाँ नहीं जाना, हम इस चीज़ को नहीं सह सकते हैं। घर के एसीओ में बैठ के कुछ भी कहना बहुत आसान होता है, कभी उस जगह जाके देखो। और हेलो, अरे सॉरी, गलती से रिकॉर्डिंग स्प्लिट हो जा रहा है। कभी जाके देखो यार, बकवास मतलब आई डोंट वांट टू डू मच मोर बकवास, पर ये कोई तरीका नहीं है कि अगर मिलिट्री का बजट घट रहा है तो हम ये करेंगे कि परमानेंट कमीशन को हटा के शॉर्ट सर्विस कमीशन लगा देंगे, उसमें से जो अच्छे होंगे 25% उन्हें मतलब हम बोलेंगे कि 25% को बस रखेंगे, बाकी 75 को वॉलंटरी रिटायरमेंट या फिर समय से पहले उन्हें कुछ पैसा दे करके और रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। भाई तुम परमानेंट कमीशन के अंदर रखो, क्या समस्या है तुम्हें? मैं नहीं कह सकता इन लोगों के लिए कुछ भी, और मुझे अपनी इंडियन आर्मी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन हाँ, इंडियन आर्मी का जब भी कोई वीडियोज़ आता है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, उन लोग ना जब कहते हैं कि आप ड्यूटी पे मत जाइए, ये मत कीजिए, 1 दिन रुक जाइए, आधा दिन रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए, यार वो देख करके एक चीज़ समझ में आता है, हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कितना बड़ा मतलब त्याग करती हैं, अपने फैमिली, बच्चे, माता पिता सबको छोड़ के जाती है ऑन टाइम ऑन ड्यूटी। और एक हमारे माननीय एमपी एमएलए विधायक और सांसद, इनका कोई मीटिंग हो ना, कोई एक बार कह दे मत जाइए ना पापा, आज मत जाइए, आज यहाँ जाके क्या करवाया, यहाँ रुको ना घर पर, मीटिंग कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर ये लोग जाने से मना कर दे, हमारे आर्म फोर्सेस के लोग, तो इनके ऊपर कोर्ट मार्शल हो जाएगा। ये कहाँ का नियम है, मुझे ये समझाओ। इज़ इट फेयर? एक आदमी लेट आए तो उन्हें कुछ नहीं, और दूसरे आदमी मतलब सेम कंडीशन लेट आए तो कुछ कहने वाला नहीं है,
ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? इंडियन आर्मी जो है वो एक, कुछ भी आप कह सकते हो, ऐसा तो भाई ये सही बात नहीं है। और अगर ऐसा कुछ है तो ये चीज़ डेफिनेटली बहुत बुरा है। और जब इंडियन आर्मी में भाई, कभी आपने रील देखा है, कभी आप उस चीज़ को महसूस करके देखे हो? एक बूढ़े माता पिता जिनके घर के बड़े बेटे शहीद हो जाते हैं, वो उसके बाद अपना जीवन कैसे जीते होंगे? जब कई कई दिन वो घर पे अपनों से बात नहीं करते हैं, छुट्टी के इतने मतलब छुट्टी क्यों नहीं मिल पाता है? अगर मैं ये कहूँ कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए, आप कहोगे भाई मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता क्योंकि हमारे पास वर्क फोर्स कम है। तो मैं क्या कहूँगा, भाई आप वर्क फोर्स बढ़ाओ ना, छुट्टी मेरा क्यों काट के रखे हो वर्क फोर्स के कारण? भाई आप वैकेंसी निकालिए ना। क्या यहाँ पे आपको वैकेंसी का कमी दिख रहा है जो आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं? ऊपर से बोल रहे हैं कि एक सेकंड भाई, ज्ञानपुर रोड पे अभी अपन खड़े हैं और हमारा सिग्नल हो चुका है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगर ऐसा है कि आपके पास चीज़ों की कमी है, वैकेंसी की कमी है, तो कृपया यार उसे तुम बढ़ाओ। यहाँ पे डेफिनेटली सभी लोग आना चाहते हैं। मधो सिंह स्टेशन अपना पहुँचने वाले विदिन 8 किलोमीटर के अंदर। प्लीज़ आप वैकेंसी को बढ़ाइए प्लीज़। ऐसे काम नहीं चलेगा आपका कहने से कि वैकेंसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एंड जो एक शायद मैं उसी पॉडकास्ट में देख रहा था कि 90 दिन की छुट्टी है और वो भी आप एक लगातार नहीं ले सकते साल में। तो यार ये भी बहुत वो है। प्लीज़ आप से रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी बेहतरीन फैसिलिटी कर सकते हैं डेफिनेट कीजिए, क्योंकि जिस दिन भाई लोग इतना याद रखना, इंडियन आर्मी की जगह रह के काम करना पड़ेगा ना, उस दिन आपके लाले आ जाएंगे। आप कहोगे कुछ भी कर, हमें यहाँ से निकाल। बाद बाकी यार इंडियन आर्मीज़ के लिए जो भी कहा जाए वो भी कम है। यदि मैं पूरा ब्रह्मांड का समय लेकर के भी उनकी कहानी आपको बताने बैठूं तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। मैंने एक जगह सुना, कहीं पे कोई मेजर सर बोल रहे थे कि जो भी लोग हमारे आर्मी में रहते हैं और ऑन द सर्विस वो नहीं, मतलब वो किसी वार में वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो हम लोग की जब भी मीटिंग होती है उनके घर पे कॉल करके सारी बातें पूछी जाती है और फर्दर उसे डिस्कस भी किया जाता है, उससे प्रॉपर सॉर्ट आउट भी किया जाता है। डेफिनेटली भाई ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्लीज़ जिन्हें MSP से इशू है, जिन्हें जिस सब चीज़ से भी इशू है ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सीधा कहता हूँ, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री के बाद जो एक लोएस्ट पोस्ट, नायक, लांस नायक या जो भी होता है, उसकी स्टार्टिंग, जैसे रेलवे में सबसे लोएस्ट पोस्ट की यदि बात करें, या हम एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं तो वॉचमैन अंकल, जिन्हें हम लोग गार्ड अंकल कहते हैं, प्यून अंकल या प्यून सर, ये, और नॉन टीचिंग स्टाफ, तो मैं तो स्पोर्ट वाले सर आते हैं तो वो थोड़े हाई लेवल पोस्ट हो गए। तो इन लोग को हम मान सकते हैं कि लोएस्ट ग्रेड, तो इनकी भी स्टार्टिंग सैलरी आप 70,000 पर मंथ, मतलब जो बेसिक है वो। और इन लोगों का मतलब सैलरी स्ट्रक्चर इतना अलग कर दो कि इन्हें लगा है कि यदि अपने देश के लिए सब कुछ करें तो देश भी मेरे लिए कुछ कर रहा है। डेफिनेटली कहता हूँ इतना सैलरी कर दो। अगर आज के समय में इंसान पैसा के पीछे जा रहा है ना, तो प्लीज़ यार आप बढ़ाओ, बुलाओ सबको। आपके पास टैक्स की कमी नहीं है, और अगर टैक्स की कमी है तो प्रधानमंत्री की गद्दी मुझे दे दो। आपके ऊपर जो हज़ारों करोड़ सिक्योरिटी पे खर्च हो रहे हैं ना हर दिन, और आपसे कुछ हो नहीं रहा, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलने के बाद, तो वो हम बताएंगे कैसे होता है। सरकार गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन इनकी सैलरी शुड भी बहुत अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, और डेफिनेटली कर रहे हैं। और ग्रेड 1 नहीं, ग्रेड A+ ऑफिसर इन्हें कहना चाहिए। इंडियन आर्मी में जो भी जाएँ उन्हें गेजेटेड ऑफिसर या फिर ग्रुप A+, एक अलग ही कैटेगरी निकाल लो, ग्रुप A+, जो ग्रुप A से भी ऊपर हो। क्योंकि डेफिनेटली यार जो भी लोग हैं
आप देश के अंदर रह के रक्षा कर रहे हैं, आप ग्रुप ए ऑफिसर हैं, लेकिन जो देश के बॉर्डर पे हैं, दुश्मनों के सामने खड़े रहते हैं, उन्हें ग्रुप ए ऑफिसर या फिर उन्हें गजेटेड ऑफिसर से भी ऊपर का पोस्ट देने में हमें नहीं लगता कि किन्हीं को कोई भी दिक्कत आपत्ति होनी चाहिए। हे भगवान, थोड़ा सा आगे मतलब होना चाहिए ऐसा, मतलब अगर एक लेवल निकलना चाहे ग्रुप ए प्लस, जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस के स्मॉलेस्ट यूनिट से लेकर बिगेस्ट कर्नल ब्रिगेडियर तक जितने भी लोग हैं वो सब वहाँ पे उसके अंदर कंसिडर किए जाएं। भाई ये बहुत ही लंबा खींचने वाला है आज। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम रिकॉर्डिंग लेंगे, सोने भी जाना, सुबह उठना भी है, 11:30 हो गया। तो देखो यार, अभी तक मैं समराइज करता हूँ, उसके बाद मैं बातों को आगे ले जाऊँगा। सर्वप्रथम ये अग्निवीर वाला चीज़ था। अग्निवीर और इंडियन आर्मी ही एक ऐसी संस्थान थी जो कि फेयर, मतलब ना इनका कभी पेपर लीक, ना कभी एग्ज़ाम लीक, कुछ भी नहीं, नो करप्शन, और एक जनरल कैटेगरी लोगों के लिए इसी में आरक्षण नहीं था। इसे भी मतलब इसमें भी आरक्षण नहीं था। और जब ये अग्निवीर स्कीम आई, इससे पहले परमानेंट कमीशन होता था। एक बार अगर आप ज्वाइन हो गए तो परमानेंटली ही आप आर्मी के पार्ट रहते हैं। सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माई पॉइंट, कि अग्निवीर की जो सर्विस उसे 5 साल की कर दिया गया, और उसके बाद बस इतना कहा गया कि अगर अग्निवीर के सर्विस पूरी करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब या कहीं भी जाते तो आपको प्रेफरेंस मिलता है। भाई आप कितने लेवल पे प्रेफरेंस दोगे? जनरल से ज़्यादा प्रेफरेंस आप ST/SC OBC को दे रहे हो, उसके बाद EWS दे रहे हो, डिसेबिलिटी पर्सन दे रहे हो, फिर अग्निवीर को दे रहे हो, तो भाई जनरल कैटेगरी कहाँ जाए? पानी में कूद के मर जाए वो। छोड़ो ये अग्निवीर के, तो ये तुमने कांड के कांड कर दिए। उसके बाद तुम्हें पेंशन काटने का बहुत ज़रूरी है कि यार आर्मी के ना बजट पे बहुत खर्चा हो रहा है, पेंशन काट देना चाहिए। अच्छा, नेता लोग क्या कर रहे हैं भाई? व्हाट आर यू डूइंग? मैं नहीं कह रहा कि आप उन्हें पेंशन मत दो। अगर आर्मी के पेंशन को काट रहे हो कि आर्मी का बजट कम हो रहा है, तो एक बच्चा जो भाई जीवन से लेके अपने मरने तक इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे अंधाधुंध पैसा उड़ा देता है, वो टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं? है ना? अगर उस टैक्स के पैसे नहीं हो रहे हैं तो जो फ्रंट, मतलब देश के सुरक्षा के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, यार उनके सैलरी को कम करो ना, उनके मतलब बेसिक पे कम करो, DA कम करो, HRA कम करो। तो उनके 10-15% घटा भी दोगे तो कुछ नहीं जाएगा उनका। लेकिन आर्मी का ही भाई तुम मतलब घटा दे रहे हो, ये कोई सही बात नहीं है। और ना, एंड आई एम सॉरी अगर कोई सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल जॉब के अंदर है और उन्हें लग रहा है कि हाई भाई ये क्या, तुम मतलब तुम्हें हमारी सैलरी से क्या दिक्कत है? भाई आप रात के ना 10 बजे, मतलब कुछ एक सेक्टर्स को छोड़ दिया जाए, मेडिकल, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, इस सब को, तो आप रात के 10 बजे काम नहीं करते हो। आपका एक फिक्स शेड्यूल होता है, आप एक सुरक्षित एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हो। और हमारे जवान लोग जो होते हैं धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी और हर एक कठिनाइयों पे रोते हैं। तीसरी पॉइंट मैंने इसमें यह बोला कि MSP के लिए कुछ लोग रोते रहते हैं मिलिट्री सर्विस पे। एक काम करो, इनको उठाओ और इन्हें भेज दो, ठीक है? और उन्हें कहता ना 15,000 मत दो, उन्हें 15,000 मत दो साला से, मतलब इंडियन आर्मी के एक आर्म्ड फोर्सेस के जवान को जितनी सैलरी मिलती है उन्हें उतनी से सैलरी दो और बस MSP काट लो, पता चल जाएगा उन्हें MSP की वैल्यू क्या है। एंड MSP शुड बी इंक्रीजेस बाय, अभी 15-20 हज़ार है तो 20%, 100% कम से कम इसको बढ़ा देना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने ये बोला, देश में सबसे ज़्यादा मतलब जो इज्जतदार पोस्ट हुआ वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इसके बाद जो लेवल आता है MP MLA, वो सब भी ठीक है, लेकिन इसके बाद एक अलग से आप मतलब लेवल होता है ना, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, एक लेवल बनाओ ग्रुप A+, उसके अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस के सारे लोग होंगे। दूसरा, सैलरी जो बेसिक होनी चाहिए वो 70,000 से 80,000 बेसिक पे होना चाहिए, और बाद बाकी DA TA तुम्हें जो लगाना है लगा। और इंडियन आर्म फोर्सेस का एक छोटा से लेकर एक बड़े अफसर तक उनका भी सैलरी एक बहुत अच्छा खासा मिलना चाहिए। मेरा इतना सारा बात है, और अगर इसमें तुम्हें लगता है कि कहाँ से आएगा, क्या होगा, नहीं होगा,
तो भाई हर एक नेता के पास हज़ारों करोड़ रुपए इस देश में पड़े हुए हैं, तो यूज करो पावर, थोड़ा वो चेक करवाओ सबके। उतना तो भाई एक आम इंसान, अगर एक नॉर्मल पर्सन की हैसियत से देखा जाए, इसका सैलरी 15-20 हज़ार रुपया है, पूरे लाइफ टाइम 1 से 2 करोड़ रुपीज़। अगर नेता लोग का भी बात किया जाए तो यार पूरे लाइफ टाइम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस सारा कुछ मिला भी दो तो 100, 200, 300 करोड़, 500 करोड़, इससे ज़्यादा का अगर संपत्ति है तो भाई कहाँ से ले आए भाई। 100 करोड़ पहुँचने में भी तो टाइम लगेगा, भले आप 5 साल के लिए बनते हो। तो खैर छोड़ो, मुझे इस पे कैलकुलेशन नहीं बैठाना है आपके लिए। और दूसरा बात, इंडियन आर्मी में मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि मैं तो खैर फिजिकली क्या ही बोलूँ, मैं अपना कुछ नहीं बोल सकता। इंडियन आर्मी में प्लीज़ यार आप रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा कीजिए, यहाँ पे छुट्टियाँ कम मिल रही है। और प्लीज़ ऐसा वीडियोस मतलब हमें देख के बिल्कुल भी किन्हीं को भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई इंडियन आर्मी का मतलब जवान आता है, उन्हें छुट्टी मिलता है तो उनके आने जाने में ही बहुत दिनों की छुट्टियां कम हो जाती है। प्लीज़ अगर वो आ जा रहे हैं ना, कृपया उसे आप ऑन ड्यूटी काउंट कीजिए, और जितने दिन वो एट होम रहे उतने दिन का छुट्टी को गारंटी, मतलब उतने दिन का छुट्टी दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी के मैं 1 तारीख से निकला अपने मतलब हेड क्वार्टर या कैंप से, और 2 तारीख के रात के 8 बजे मैं अपने घर पहुंचता हूं, तो 2 तारीख के रात के 8 बजे से मेरा छुट्टी शुरू होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5 दिन कर लिया, तो 2, 5, 7 तारीख के रात के 8 बजे मेरा 5 दिन पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद वापस से मैं पार्शियली ऑन ड्यूटी, या फिर जो भी आपको टर्म लगाना है आप लगा सकते हो अपने हिसाब से, वो हो जाऊंगा। और फिर उसके बाद मैं जा सकता हूँ। यही आप सोचो कि जो जवान हेड क्वार्टर में गया, एप्लीकेशन दिया, 1 तारीख को इनका छुट्टी स्टार्ट हो गया, 5 दिन का मैंने एग्जाम्पल लिया ना, तो वो 2 तारीख को रात के 8 बजे घर पहुँचे, 5 तारीख को रात के 8 बजे उन्हें वापस हेड क्वार्टर जाना पड़ेगा। तो समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा टाइम का कमी आ जाता है। प्लीज़ इसे बढ़ाना चाहिए, और heavy recruitment should be required, or every citizen of India should be served in Indian Army for a once time, for a week, for a year or some month. It is too much compulsory, ऐसा मुझे लगता है। बाद में कि इंडियन आर्मी के ऊपर मैं कैसे और क्या आपसे बातचीत कर सकता हूँ, या मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड छोटा सा क्लिप बना के लाऊंगा, क्योंकि इंडियन आर्मी के बारे में जैसे देखो, रेलवे एक खुली किताब है, रेलवे खुली किताब है इन द सेंस, रेलवे के बारे में जाओ, किसी भी लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, टीटी, आरपीएफ, किन्हीं को सर्च करो, स्टेशन मास्टर, उनकी पूरी कुंडली आ जाती है यार। तुम उनकी वीडियोस को देखोगे, आधा से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें तुम डिकोड कर सकते हो, निकाल सकते हो, जान सकते हो। लेकिन आर्मी के बारे में नहीं जान सकते हो, नहीं जानना भी चाहिए। और हाँ, इंटरनेट पे वैसे कोई चीज़ भी उपलब्ध नहीं होगी जो हमें जानने योग्य नहीं है। तो हाँ, मैं इस पे मतलब चीज़ों को पहले समझूंगा तब तो कि चीज़ें काम कैसे करती है, फिर तो मैं आपको समझा पाऊँगा। भाई मैं ही नहीं समझ पा रहा चीज़ें कैसे काम करती है, और आप मुझसे यह उम्मीद रखो कि मैं आपको बहुत अच्छे समझा दूँ, यह तो भाई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और मैं ये प्रॉमिस भी नहीं कर सकता कि इसके ऊपर चीज़ें आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि इंडियन आर्मी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट है, जिसके ऊपर मेरा कोई राइट नहीं बनता कुछ भी कहने का, कुछ भी बोलने का। लेकिन जो छोटा मोटा सुझाव आया या वैसा मुझे लगा, तो भाई डेफिनेटली मैं इसके ऊपर काम करूँगा। भाई ये क्या था? अचानक से रेड सिग्नल, कोई बात नहीं, रेड सिग्नल तो उस ट्रैक पे था ना भाई। चलो चलो चलो, स्पीड बढ़ाओ स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए, ओपन हो गया। तो मैं देखता हूँ, यदि मैं बना पाया तो डेफिनेटली मैं बना पाऊँगा। लेकिन हाँ, उतना समझना और बोलना मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं था। लेकिन हाँ, इंडियन आर्मी से यदि कोई लोग हैं या किन्हीं के भी रिलेटिव, प्लीज़ इंडियन आर्मी में प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन। जब मेरे पास चैनल बड़ा होगा डेफिनेटली आपके पास मैं
अगर कोई ब्रांड, कोई प्रोडक्ट या कुछ भी लॉन्च करूँगा उसमें आप लोगों को एज अ एग्जीक्यूटिव गेस्ट आप लोग को डेफिनेटली इनवाइट करूँगा और आप लोग को डेफिनेटली आना पड़ेगा और आना ही होगा। तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन पर। हाँ, मजाक में कोई मत करना, क्योंकि बहुत सारे मिस फ्रॉड और मिस यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपके एक छोटे से मजाक से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो प्लीज़ वही कमेंट करना जो सच में, जिनके कोई अंकल आंटी इंडियन आर्मी में हो। और बाद में कि भगवान के नाम पे तो इंसान बहुत कुछ करता है, तो अगर आप आर्मी का नाम लेके आओगे तो डेफिनेटली क्या हो सकता है। वाराणसी जंक्शन यहाँ से आगे है। चलिए, तो दोस्त ये तो वही स्टेशन है ना? नहीं, ये दूसरा रूट हो गया। इस स्टेशन का कोड है BNRS और अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं उसका कोड है BSB। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया है। देखो, दो अलग अलग स्टेशन कोड है, एक है BNRS, एक है BSBS। तो ऐसा कुछ स्टेशन है, तो आप अपना मज़े मारो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार्ड का मतलब लगा हुआ है, ये बनारस का यार्ड है, वाराणसी जंक्शन का, जहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेन पार्कड है। और हम अपनी ट्रेन को लेके मतलब बाय द एंडिंग द गेम अपन जा रहे हैं। उम्मीद है इंडियन आर्मी से रिलेटेड मेरी जो भी पॉइंट्स थी मैंने इसमें कवर कर दिया। और यदि जो मुझे कवर नहीं करना चाहिए, कुछ भी चीज़ आपको अच्छी ना लगे हो, तो कृपया जो भी इसके बारे में सुझाव देना चाहते हैं प्लीज़ आप दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूँगा, ज़रूर ध्यान में रखूँगा और आगे जब भी वीडियो बनाऊँ तो उससे भी रेफरेंस लेकर के ज़रूर उसका भी इस्तेमाल करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नहीं कर रहा काम, कैमरा एंगल करते हैं स्लो डाउन। और आगे हमारी स्टेशन पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पे। तो रुक जाना चाहिए ट्रेन, हमारी इतना स्पीड में है और रुकेगा ही, आप चिंता मत कीजिए। एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस। हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।